कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत। कांग्रेस में, कांग्रेस को, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है और ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है। और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते हैं, और सर जिनका नाम यूएन में उनके डोजियर में लिखा जाता है। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़े मगर पीओके में कुछ नहीं कर पाए। चलिए वो एक अलग बात है। हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान में थे, वो नहीं मिल पाए। ये मुझे आज तक आश्चर्य है कि 93,000 दे के 54 नहीं ले पाए। सुलह की कौन सी शक्ल सुमरती रही। तो मैं इनकी पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा, अरे आपके नेताओं के लिए बोल रहा हूं, एक पंक्ति मैं कह रहा हूं, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं चीन छीन देश का गुलाब ले गया। पंडित नेहरू के लिए वो गुलाब का फूल लगाते थे। चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल, एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक करे, चाइना में, एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम क्या है? ट्यानजाओ, TIANZHOU। जाओ शब्द वहां पर केंद्र के लिए प्रयोग होता है, जैसे हमारी भारत में पुर, जयपुर, नागपुर, कानपुर वगैरह वगैरह। अब टियानजाओ अगर आप जाके आज सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में कुछ उन्होंने घपला कर रखा है, सीधे सीधे लिख के नहीं आता, पर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाइए, TIN, टियान का अर्थ है हेवन और जाओ का अर्थ है केंद्र। तो चाइना के एंशिएंट में माना जाता था भारत क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हेवन है। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन करना था तो उससे पहले वो दक्षिण के जिन मंदिरों में गए थे उसमें से एक तमिलनाडु का श्रीरंगम मंदिर है। उस श्रीरंगम मंदिर का महत्व क्या है? यह माना जाता है कि अयोध्या के जो कुल देवता हैं भगवान विष्णु, वो श्रीरंगम के रूप में वहां विद्यमान हैं। क्योंकि जब उन्हें युद्ध करना था, विभीषण का राज्याभिषेक करना था, तो अपने कुल देवता को वहां स्थापित किया। समझिए, अयोध्या के वो नरेश हैं पर कुल देवता तमिलनाडु में है। देश इस प्रकार से जुड़ता है। ये मैं कांग्रेस के एक नेता कोट करना चाहता हूं। आप सबने बड़ा प्रसिद्ध गीत सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जो आजाद फौज का गीत था। इसको लिखने वाले थे बंशीधर शुक्ल। वो कांग्रेस के नेता थे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के वजह से उनको निकाल दिया गया नौकरी से। वो लखनऊ में आकाशवाणी में कार्य करते थे, मगर जब आजादी के बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार देखा तो उन्हीं की पंक्ति मैं कोट करता हूं। क्यों? पहले कांग्रेस का एक चवन्नी हुआ करता था सदस्यता शुल्क, नारा होता था एक चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। अब बंशीधर शुक्ल जी ने लिखा कि अब क्या होने लगा। उन्होंने कहा, कहां हूं बेड़िन की झनकार, कहां एक कुर्सी गद्देदार, कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेसुमार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमार। और आगे उन्होंने लिखा कि कॉलेज की सब खिड़की स्वतंत्र, टीचर लड़का लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र हरहा स्वतंत्र, गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार, हुईगा स्वतंत्र भारत हमारे। मगर अब मैं कोट करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने के बारे में पद्म भूषण धनंजय कीर ने, जो कि इंदिरा जी की सरकार के द्वारा पद्म भूषण प्राप्त है, सबसे ऑथेंटिक बाबा साहब की जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन्होंने लिखा 10 अक्टूबर 1951 को लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। उनसे कहा गया मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तो उपसभापति ने कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आप अपने भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम अनुमति दे सकते थे, आप चाहें तो 6 बजे के बयान अपना बयान दे सकते हैं। सभापति की बात सुनकर अंबेडकर जी को अचरज हुआ और धक्का लगा। उन्होंने कहा
क्या अंबेडकर, तो एक संसद सदस्य श्री कुंजरू और श्री कामत ने उपसभापति से पूछा क्या अंबेडकर के भाषण की जांच की जाएगी। इस पर उपसभापति ने कहा मुझे देखना जरूरी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक या बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि मैं इस तरह की तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और यह कहकर वो सदन के बाहर चले गए और प्रेस में उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया। फिर मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 68A को अमेंड किया, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब इसके उपरांत मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्था थी वन नेशन वन इलेक्शन की, ये टूटी कहां से थी? जब कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज जाग गई थी। 67 तक सारे इलेक्शन एक साथ होते थे। फिर एक ऐसा विचित्र हुआ कि अंतरात्मा की आवाज जागी और उस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपनी ही पार्टी कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी जी को चुनाव हरवा दिया। मुझे लगता है ऐसा विचित्र संवैधानिक उदाहरण भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, उसके बाद इतनी अंतरात्मा की आवाज जागी कि निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई पार्टी छोड़ दिए, 77 में देवराज अरस और बाबू जगजीवन राम पार्टी छोड़ दिए, तो फिर 90 में अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी जी छोड़ दिए, शरद पवार छोड़ दिए, और कांग्रेस इतनी हो गई कि मुझे बचपन में याद है, मैं अटल जी की एक स्पीच सुनने गया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस की तो आज स्थिति यह है, इतनी कांग्रेस है कि कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दें तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। फिर उसके बाद उपरांत महोदय इतना ही नहीं हुआ, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, मगर महोदय फिर वक्फ बोर्ड एक्ट आया जो ये कहता है कि कोई समय सीमा नहीं रहेगी। और सूरत नगर निगम पे दावा किस बात पे है कि मुगलों के जमाने में वो सराय थी। तिरुचिरापल्ली के तिरुचुनेरी मंदिर पे इस बात पे है कि अरकाट के नवाब ने दे दिया था। यानी 200 साल 300 साल पहले के सरकारों के वो फरमान। मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें कि इस प्रकार की बात हुई हो, कोई सेकुलर देश, 200 देश हैं, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं, कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं, बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं था सर, संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। आज ही उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, उन्हें पद्म भूषण दिया, अटल जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मोदी जी की सरकार ने 2023 में। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आपको अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? उन्होंने कहा कि झंडे का विरोध करने की बात, हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हम कभी झंडे के विरोध में नहीं थे। झंडे में, अब सर पूरी बात सुनिए सर, मैं कोट कर रहा हूं, अब सर मैं कोट कर रहा हूं, अब सुनिए सर, मैं महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूं, सुनिए सर, महात्मा गांधी कोट कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1947 को कहा, अगर भारत के झंडे पर चरखा अंकित नहीं होगा तो इस झंडे का अभिवादन करने से मैं इनकार कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे पर सबसे पहली परिकल्पना मैंने की थी। बिना चरखे के निशान के भारतीय झंडे की कल्पना नहीं है। वैसे पंडित नेहरू और अन्य लोगों ने मुझे बताया है कि नए ध्वज में बना चक्र चिन्ह चरखे का प्रतीक है। कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र बताते हैं, मगर मैं समझता हूं क्या है सर, स्रोत है संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 89 पृष्ठ 11। अब आप बताइए, आप कहेंगे कि महात्मा गांधी उनका विरोध कर रहे थे। सर 1962 से 68 तक जस्टिस बहरुल इस्लाम राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रहे।
फिर 68 से 72 तक दोबारा सदस्य रहे। 72 में उन्होंने रिजाइन किया और जाकर बन गए गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज। फिर वो वहां बने चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट में। उसके बाद महोदय उन्होंने रिजाइन किया और बरपेटा से कांग्रेस का टिकट मिला। अब वो टिकट इलेक्शन काउंटरमांड हो गया। 84 में फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए। अरे भाई, इस्तीफे के बाद आप बहुत कहेंगे कि जो राज्यसभा में आए कांग्रेस के नेता सांसद रहने के बाद, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज 8 महीने के गैप के बाद बनाया गया। मुझे लगता है संविधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता था जो हमें देखने को मिला।